हेलो दोस्तों, ट्रेंडे नोटिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएससी की एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 2024 के लिए जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे मिले इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये व्यू ऑल का टैब दिख रहा है, इसको हमें क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिए। इसमें जो सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन को ये क्लिक कर दिए। इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये डाउनलोड हो गया। ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया तो इसको अभी हम रीड करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 9/2024 जीपीएफ डेटेड 24/4/24 ये है। और ये लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 14 मई 2024 है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन 2024 है। कमीशन की जो वेबसाइट है, कमीशन वेबसाइट www.upsc.gov.in। यहाँ पे दोस्तों आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसे आपको ऑफिशियल साइट विजिट करके आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले OTR के थ्रू आपका ऑनलाइन होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में प्रोफाइल जब बन जाएगी फिर उसके बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। और इसके बाद ये दिया हुआ है विड्रावल ऑफ एप्लीकेशन, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशंस आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं किए जाएंगे, इसके लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा। इसका जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 14 मई 2024 टिल 18 आवर्स। 14 मई 2024 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और शाम को 6 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। इसके बाद फिर बच्चों में यहाँ पे आगे देखते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल के थ्रू। इसमें आपको दिया हुआ कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड टाइम फ्रेम ऑफ 7 days दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन डेट टू 6 PM of the 7 days fixed for the candidates to make representations to the commission on the question asked in the papers of examination. Such representation must be submitted through the online question paper representation portal only by accessing the URL। ये साइट है। नो representation by email, post hand or by any other mode shall be accepted and the commission shall not involve into any correspondence with the candidate in this regard. No representation shall be accepted under any circumstances after this window of 7 days is over। आपके एग्ज़ाम होने के 7 दिन के अंदर आपको नेक्स्ट डे से शाम को इसमें दिया हुआ है शाम को 6 बजे तक 7वें दिन
कि शाम को 6 बजे तक आप अपना जो भी है क्वेश्चन में आप रिप्रेजेंटेशन पोर्टल में आप रेज कर सकते हैं क्वेरी जो भी है। अगर आप को ऐसा फील होता है कि पेपर में कुछ है ऐसा, तो आप उसमें रेज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है, ये यहाँ पे आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। और ये सेंट्रल आर्med पुलिस फोर्सेस को CAPF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आती है BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF आती है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ITBP एंड सशस्त्र सीमा बल। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द गजट ऑफ इंडिया। ये होम अफेयर्स के अंडर में पब्लिश किया गया है और गजट ऑफ इंडिया में, इस गजट ऑफ इंडिया के डेटेड 24 अप्रैल 2024 का जो नियमावली है उसमें, उससे ये बनाया गया है। द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड अबव इज लायबल टू बी चेंज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन। द टेंटेटिव एग्जामिनेशन नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज एज फॉलोज। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा सभी बच्चों का, कि ये टोटल पद आए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 506 पद हैं, जिनमें से BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 186 पद है, CRPF का 120 पद है, CISF का 100 पद है और ITBP का 58 है, SSB का 42 है, 42 पद है। ये सभी पदों में से सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो BSF का सबसे ज़्यादा पद आया है इस बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है CRPF का, फिर उसके बाद है CISF का, फिर ITBP का, फिर SSB का। ये टोटल जो पद हैं मेरिट बेसिस पे ये सर्विसेज सबको अलॉट की जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं आगे जो भी जैसा है इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। ऑफिशियल साइट आप विजिट करेंगे तो उसमें एक एक चीज़ आपको मिलेगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और इसमें द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव इज लायबल टू अल्टरेशन। ये जो वैकेंसीज हैं ऊपर वर्णित हैं, ये बदली भी जा सकती हैं। ये कोई फाइनल नहीं है। रिजर्वेशन विल बी गिवन इफेक्ट टू एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। 10% ऑफ द वैकेंसीज आर ईयर मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन। 10% आरक्षण रहेगा एक्स सर्विसमैन का, इसमें समस्त वैकेंसियों में से 10%। इसमें फिर ये दिया हुआ है, इन केस ऑफ वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन रिमेन अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट, द सेम शैल बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट फ्रॉम नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। इसमें ये बताया गया है कि अगर एक्स सर्विसमैन से कैटेगरी से लड़के नहीं भरे जा रहे हैं, एलिजिबल जो पर्सन है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं हो रहे हैं, तो नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से भरे जाएंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, आप देख सकते हैं टोटल 47 एग्ज़ाम सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 47। फिर इसके बाद हम देखते हैं या एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में हमको यहाँ पे देखना है कि इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नेशनलिटी जो है, नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट signified in writing be appointed or employed under these rules, provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrollment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these rules। आप इसको पढ़ सकते हैं जैसा भी है। इसमें यहाँ पे दिया गया है सेक्स के बारे में, both male and female candidates are eligible for appointment to the post of assistant commandant। बच्चों इसमें लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए योग्य हैं।
इसके बाद हम देखते हैं एज लिमिट, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा सभी बच्चों के लिए। इसमें काफ़ी सारे लोगों की एक क्वेरी रहती है कि मेरी एज है कि नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, आपका जो एज का क्राइटेरिया है, यहाँ पे एज लिमिट जो ली गई है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2024। यहाँ जो एज का क्राइटेरिया जो डिसाइड किया है वो 1 अगस्त से डिसाइड किया हुआ है। दैट इज he she must have been born not earlier than 2nd August 1999 and not later than 1st August 2024 2004. The upper age limit prescribed above will be relaxable. इसमें आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट को 5 साल का यहाँ पे दिया गया है, और शेड्यूल ट्राइब है SC कैटेगरी या ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। फिर इसके बाद है अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस हु आर एलिजिबल टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन अप्लीकेबल टू सच कैंडिडेट्स। इसमें यहाँ पे 5 साल का रिजर्वेशन किसको दिया, 3 साल का रिजर्वेशन, मैक्सिमम 3 ईयर्स। OBC को यहाँ पे 3 साल का। OBC को 3 साल। अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन of the central government. Ex-servicemen will also be eligible for this relaxation. However, the total relaxation claimed on account of government service will be limited to 5 years. 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट सर्विंग पर्सनल हैं उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। बाकी आप ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चों मांगा गया है मिनिमम educational qualification. A candidate must hold a bachelor degree of a university incorporated by an act of the central or state legislature in India or other educational institution established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grant Commission Act 1956 or possess an equivalent qualification. इसमें कहा गया है UGC जो एक्ट है 1956 उसके तहत आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए अथवा उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री मान्य होगी। इसमें नोट दिया गया है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the results, as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination in the year 2024 will also be eligible for admission to the examination. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the required examination. इसमें कहा गया बच्चों कि आप जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं, जैसे BSc कर रहा, कोई BA कर रहा या BCom कर रहा या BTech कर रहा, किसी भी डिग्री में आप बैचलर में फाइनल ईयर में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते आपका फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपको अपना फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का आपको डिग्री का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट दोनों प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको। और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एंड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन 2024 स्पेसिफाइड इन, ये दिया हुआ है। ये भी दिया है रिस्ट्रिक्शन ऑन रीअपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड रिकमेंडेड अर्लियर
इसमें ये दिया गया है कैंडिडेट हु हैज़ बीन फाइनली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल ईयर एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ कमांडेंट इन एनी ऑफ द फोर्सेस पार्टिसिपेटिंग इन द सेंट्रल एंड पुलिस फोर्सेस assistant commandant examination will not be eligible to appear at a subsequent examination for recruitment of assistant commandant in the participating CFS। इसमें जो ऑलरेडी पहले से जिस फाइनली सिलेक्टेड हैं तो उसमें इनको एग्ज़ाम में वो एलिजिबल नहीं होंगे सेम पोस्ट के लिए, ये बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे दिया गया है पोजीशन ऑफ NCC B or C certificates. Position of NCC B or C certificates will be desirable qualification. This qualification will be given consideration at the time of interview. Personality test only. आपको कंसिडर किया जाएगा आपकी पर्सनालिटी के बेस्ड पर। अगर आपके पास NCC B and C है आपको NCC का वेटेज मिलेगा थोड़ा सा। और जो फ़ी है आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिया गया है, फ़ी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी के बारे में जो जैसा बताया गया है कि 13 मई तक पे बाई कैश मोड विल बी डीएक्टिवेटेड एट 2359 आवर्स ऑफ 13 मई। इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट मोड ऑन द क्लोजिंग डेट शाम को 6 बजे तक है 14 मई को। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई, कैसे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी की ऑफिशियल साइट विजिट करनी है, इसमें जाना है। फिर उसके बाद OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाके आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो ये फॉर्म भरने की डेट है, ये जो फॉर्म भरने की डेट, तो ये जो डेट है तो ये स्टार्टिंग आज से, मतलब ये 24 अप्रैल 24 से 14 मई 2024 तक ये ऑनलाइन फॉर्म की डेट, जो लिंक है ऑनलाइन, इसके बीच में ही आपको फॉर्म भरना। और जो 14 मई है तो इसमें 14 मई में शाम को 1800 आवर्स ये टाइमिंग है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद 15 से 21 तारीख तक उसमें 7 दिन का मॉडिफिकेशन है। 15 से 21 तारीख तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं, संशोधन की डेट है। आप यहाँ पे बाकी डिटेल पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मेंशन है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 14 मई 2024 टिल 1800 आवर्स, 14 मई को शाम को 18 आवर्स तक यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, सर्विस एलोकेशन। जो सर्विस एलोकेशन है, सर्विस एलोकेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट एंड सर्विस preferences which will have to be indicated by the candidate at the time of filling of the detailed application form before the physical and medical standard test and the physical efficiency test. Both male and female candidates are eligible for appointment to the post of assistant commandants। यहाँ पे दिया गया है along with the online detailed application form, जो DAF बोलते हैं हम लोग, इसका डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी SC/ST OBC, for OBC category only, EWS के लिए EWS annexure for EWS category only, and other requisite documents are required to be mandatory submitted. Any delay in submission of the DAF and documents in support beyond the prescribed date will not be allowed to and will lead to cancellation of the candidature for the CAPF exam, ACH exam 2024।
आपका जो ये दिया हुआ है सर्विस एलोकेशन आपके मेरिट बेस पर होगा और सर्विस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। आप जैसे यहाँ पे 5 सर्विसेज के बारे में दिया गया है, जैसा कि आपने देखा BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB है। तो उन पाँचों में आपका सबसे पहली बात तो आपके टोटल कितने मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंगली कितनी वैकेंसी है, वो ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू UPSC डिसाइड करेगा कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, उसमें उस वैकेंसीज में कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है, उसके बिहाफ पर मेरिट बनेगी और वैकेंसी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की जाएगी, सर्विस एलोकेशन होगा और विभिन्न आरक्षणवार कैटेगरी वाइज मेरिट जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम जो है द सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। रिटन एग्जाम होगा पहले, द रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय UPSC विल बी हेल्ड ऑन 4 अगस्त। ये जो डेट है रिटन एग्जाम जो है आपका 4 अगस्त को रिटन एग्जाम होगा, ये कंफर्म डेट दी है UPSC ने। एंड विल कंप्राइज 2 पेपर्स। पेपर फर्स्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM to 12 noon, सुबह 10 बजे से 12 बजे दोपहर तक होगा। और पेपर जो सेकंड है विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक होगा। ये 2 शिफ्ट में पेपर होगा, अलग अलग पेपर होगा। जैसा कि पेपर फर्स्ट जो है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होगा 250 मार्क्स का। द क्वेश्चन in this paper will be of objective multiple answers type, in which of the questions will be set in English as well as हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में रहेगा। ये पेपर फर्स्ट होगा 250 मार्क्स का। और पेपर सेकंड जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कम्प्रीहेंशन 200 मार्क्स का। तो टोटल 250 और 200 हो गया 450, टोटल हो गया 250 प्लस 200 बराबर 450 मार्क्स। टोटल 450 मार्क्स का आपका टोटल क्या है, रिटन है। फिर इसके बाद इन दिस पेपर कैंडिडेट्स विल बी अलाउड द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एसे कंपोनेंट इन इंग्लिश। आपका ऐसे पूछा जाएगा इसमें, और हिंदी इंग्लिश अथवा हिंदी में आपको ऐसे दिया जाएगा, बट द मीडियम ऑफ प्रिसिस राइटिंग। अगर आपका इंग्लिश में ऐसे है तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है। और कम्प्रीहेंशन होगा कंपोनेंट्स अगर है, एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल विल बी इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ही होगी जिसमें दिया रहेगा, उसमें मेंशन रहेगा। यहाँ पे नोट दिया, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट इन पेपर सेकंड दे राइट द आंसर ओनली इन द मीडियम अलाउड बाय द कमीशन फॉर द different components as mentioned above. No credit will be given for answer written in a medium other than the one allowed in the paper. Candidates will be required to indicate the medium of as a component in the attendance list and on the answer book. No credit will be given for the as a component if the label indicates the medium on the attendance list and the answer book other than the one in which she has written the essay. फिर इसके बाद जो होगा आपका, अगर आपका 450 मार्क्स में आपको अलग अलग दोनों में कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, जैसा होगा आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, आगे जैसा हम देखेंगे पता चलेगा। इसमें आगे हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे नोट सेकंड, देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स separately in each paper as may be fixed by the commission in their discretion. Paper first will be evaluated first and evaluation of paper second will be done only those candidates who obtain the minimum qualifying marks in paper first.
मतलब ये है कि पहले पेपर फर्स्ट आपका पेपर फर्स्ट पहले इवेलुएट की जाएगा, चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद जो पेपर फर्स्ट में पास होगा उसका पेपर सेकंड चेक होगा। अगर आप फर्स्ट में ही फेल हो गए तो आपका पेपर सेकंड चेक नहीं होगा। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। तो दोनों में आपको कंपलसरी पास होना। फिर इसके बाद देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन candidates who are declared qualified in the written examination will be summoned for physical standards, physical efficiency test and medical standard test. Those candidates who meet the prescribed physical standards as specified in appendix 6 will be put through the physical efficiency test PT as indicated below. आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिजिकल एफिशिएंसी होगा और फिजिकल मेजरमेंट, ये मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका ये पीटी है। पीटी का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। और पीटी देख सकते हैं यहाँ पे 100 मीटर की रेस है। मेल के लिए 16 सेकंड, फीमेल के लिए 18 सेकंड्स। 100 मीटर का रेस है फर्स्ट, फिर सेकंड है 800 मीटर रेस। ये 3 मिनट 45 सेकंड में है, 3 मिनट 45 सेकंड में, और 4 मिनट 45 सेकंड में ये वाला है फीमेल के लिए। और लॉन्ग जंप है मेल के लिए 3.5 मीटर 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर्स। और इसमें लॉन्ग जंप में 3 चांसेस दिए जाएंगे, मेल को भी और फीमेल को भी। और शॉर्ट पुट जो है गोला फेंक 7.26 किलोग्राम का, ये ओनली मेल के लिए है। 4.5 मीटर आपको फेंकना है लड़कों के लिए, लड़कियों का शॉर्ट पुट नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका ये हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो इन सभी विधाओं में पास होगा। फिर उसके बाद आपका आगे होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा जैसा मानक है कि जैसी हाइट होनी चाहिए, जो निर्धारित होगा वेट होना चाहिए एज पर एज, हाइट, वेट, सब चीज़ों को उसमें देखेंगे। उसके बेस पर फाइनल जो भी एस्पिरेंट आगे जाएगा तो उसका फिर लास्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। Medical standard test to check the standards specified in Appendix B will be conducted only in respect of candidates who are declared qualified in the physical efficiency test, जो हो जाएगा the physical standards, physical efficiency test and medical standard test will be conducted under the supervision of a nodal authority to be appointed by the Ministry of Home Affairs। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में नोडल अथॉरिटी कोई भी रहेगी, वो सुपरवाइज करेगी। दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर टू बी नोटिफाइड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अपील विल बी इंटरटेन्ड ओनली अगेंस्ट द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड विल हैव टू मेट टू द appellate authority designated by the Ministry of Home Affairs within 24 hours after declaration of the results DME। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 24 घंटे के अंदर आपको अपील करना है। फिर यहाँ पे आप इंटरव्यू होगा आपका, पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड इन द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट टू बी conducted by UPSC। Candidates who are declared medically unfit but allowed to appear before the review medical board on their appeal by the appellate authority will be called for interview personality test provisionally। The interview personality test will carry 150 marks। 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। Candidates who are short listed for interview personality test including those short listed for
इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट प्रोविजनली विल बी इशूड अ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, in which among other things they will be required to indicate their preference of forces। जो आप फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आपको चॉइस देना पड़ेगा, प्रीफरेंस डालना पड़ेगा सर्विस एलोकेशन के लिए। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेरिट, सबसे लास्ट में आएगा आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। रिटन और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स टोटल मिला लिया जाएगा तो टोटल हो जाएगा 450 का। आपका रिटन हो गया और आपका इंटरव्यू हो गया 150 का, तो 450 और 150 टोटल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपका जो हो गया रिटन और इंटरव्यू को मिलाकर 600 मार्क्स का आपका टोटल ये आपका हो गया। क्या टोटल मार्क्स हो गए 600 मार्क्स में आपका जितनी मेरिट जाएगी वो कमीशन डिसाइड करेगा कितना मेरिट जाएगा मार्किंग के अकॉर्डिंग। फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन में द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन पर्सनालिटी टेस्ट। फिर सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेबस दिया गया है। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस मेंटल, आप देख सकते हैं पूरा ये पेपर फर्स्ट का है। इसमें पेपर सेकंड है, यहाँ से ऐसे है, पार्ट ए में ऐसे है। इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको दिख रहा है फिर इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म either in Hindi or English totaling 80 marks। Indicative topics are modern Indian history, especially of the freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge and security, human rights issues, analytical ability आपका फर्स्ट में आएगा। और पार्ट बी में comprehension of thesis writing, other communication language skills to be attempted in English only, marks 120। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर सेकंड जो है आपका ये 200 नंबर का। तो बच्चों ये था टोटल क्या कैसी रणनीति हो सब इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ Rs 200 ओनली एक्सेप्टिंग SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। OBC और जनरल EWS को 200 रुपये पे करना है। ओनली मेल एस्पिरेंट्स को, फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए एग्जेम्पशन है, माफ़ है, 200 रुपये नहीं लगेगा, फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। SC/ST फीमेल कैंडिडेट का चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, मेल हो या चाहे फीमेल हो, 0 रुपये फी है। तो बच्चों आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसका जो परीक्षा का जो चरण है इसमें आप समझ गए होंगे कि कैसा इसका पूरी प्रक्रिया होती है। और अगर कोई भी चीज़ जानकारी समझ में ना आए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों बिना डिले आप अपना ऑनलाइन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपना क्रिएट कीजिए और अपना समय पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दीजिए ताकि आपका सेंटर का जो अलॉटमेंट है वो आपके मनचाहे स्थान पर मिल जाए। अगर आप जल्दी फॉर्म भरेंगे तो आपको मनचाहा सेंटर मिलेगा। आप जितना डिले करेंगे आपको मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाएगा।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।